बच्चों आइए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज क्लास 6 को करेंगे। तो जैसा कि हम आपको पीछे के क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और अन्य शासकों के बारे में बताए थे, ठीक उसी तरह से हम आपको क्लास का जो एंड किए थे कल, उसमें सैयद वंश की चर्चा हुई थी और सैयद वंश के संस्थापक के बारे में हम लोग जाने थे कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है। कौन है? खिज्र खां है। बात समझ में आ रहा है? कौन है? खिज्र खां है। ठीक उसी तरह से आज फिर हम लोग खिज्र खां से ही अपने प्रश्न का शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए आप लोग। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर कौन सी उपाधि धारण किया? प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। और एक बात हम बताना भूल गए, वीडियो यदि आपको पसंद आए देखने के बाद तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो भी कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। अब देखिए, इस सुल्तान को, यह जो है अपने आप को राजा नहीं समझा। यह सुल्तान का मतलब क्या होता है? सुल्तान को मतलब सुल्तान का शाब्दिक अर्थ यदि हम बात करें, सुल्तान का अर्थ बादशाह या राजा होता है। सुल्तान का अर्थ क्या होता है? बादशाह या राजा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये समझिए कि इनकी बड़प्पन की बात है कि खिज्र खां अपने आप को क्या नहीं कहलाना चाहा? राजा नहीं कहलाना चाहा, बादशाह नहीं कहलाना चाहा, यह अपने आप को सुल्तान नहीं कहलाना चाहा। तो बताइए कि सुल्तान नहीं कहलाकर यह कौन सी उपाधि धारण किया? तो उपाधि जो है वो है आपको रैयल ए आला। क्या है? रैयल ए आला। यानी कि खिज्र खां अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके वह जो अपने आप को क्या कहलाए? रैयल ए आला। याद रहेगा ना? तो अगर आपसे पूछे कि रैयल ए आला किनकी उपाधि है? खिज्र खां किस वंश के संस्थापक है? सैयद वंश के। यहाँ तक जितना भी प्रश्न आपको बताए हैं, इसमें 2-4 प्रश्न हम लोग सीखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, खिज्र खां अपने आप को किसका प्रतिनिधि मानता था जिसे वह नियमित रूप से कर भेजा करता था? अब जैसे कि मान के चलिए आपको जॉब हो जाएगा, जॉब हो जाने के बाद जो है उसमें से कुछ पैसा आप अपने वैसे रिश्तेदारों के पास भेजेंगे जिससे आपका संबंध बना हुआ रहेगा। क्या बिना संबंध वाले, जहाँ पर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर तो हम लोग नहीं भेजवाज करेंगे पैसा। पैसा कहाँ पर भेजेंगे? मदद किसको करेंगे? जिससे हमारा संबंध अच्छा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि खिज्र खां जो है अपने आप को किनका प्रतिनिधि मानता था? समझिएगा, खिज्र खां अपने आप को किनका प्रतिनिधि मानता था जिसे वह नियमित रूप से, मतलब रेगुलर रूप से जो है क्या भेजा करता था? कर भेजा करता था। क्या भेजा करता था? किसको? था शाहरुख को, है ना? किसको? शाहरुख को। कहने का मतलब शाहरुख को कर भेजा करता था और शाहरुख का ही प्रतिनिधि भी समझता था। अब बताइए कि खिज्र खां अपना प्रतिनिधि किसे समझता था? अगर शाहरुख को नहीं याद रहे तो शाहरुख खान याद रहेगा ना, आप उसको भी याद रख सकते हैं। एक बार पुनः बता दीजिए आप लोग कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां अपने आप को किसका प्रतिनिधि समझता था और किसे नियमित रूप से कर भेजा करता था? शाहरुख को। बात समझ में आ गया ना? चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। 20 मई 1421 ईस्वी में 20 मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु के बाद, तो इस लाइन से तो पहले बात हम लोग ये सीखेंगे कि खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? 20 मई 1421 ईस्वी को। कब हुई है? इसको ऐसे बोलिए कि खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई, है ना? तो खिज्र खां की मृत्यु जो है होने के बाद उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसका वारिस जो है आपको कौन बना? तो देखिए, उसका उत्तराधिकारी आपको मुबारक शाह बनता है। कौन बनता है? 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। खिज्र खां की मृत्यु कब होती है? 20 मई 1421 ईस्वी को। उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी बनता है वो आपको कौन बनता है? मुबारक खां। कौन बनता है? मुबारक खां। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, आप यहाँ पर इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि खिज्र खां जब मर गए ना,
तो हम लोग एक दूसरे व्यक्तियों के बीच मुबारकबाद देने के लिए गए कि खिज़र खां मर गए, अपने सब खूब खीर खाएंगे। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि खिज़र खां कब मरे? 20 मई 1421 को मरे हैं। खिज़र खां कब मरे हैं? 20 मई 1421 को मरे हैं। और उनके मरने के बाद उनका वारिस या उत्तराधिकारी कौन बना है? मुबारक खां बना है। कौन बना है? मुबारक खां बना है। अगला प्रश्न है, मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण किया? मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देखिए शाह की उपाधि धारण की। क्या चीज की उपाधि? है ना। और खिज़र खां जो है वह कौन सी उपाधि धारण किए थे? रैयल ए आला, रैयल ए आला। लेकिन यहाँ पर मुबारक खां जो है वो कौन सी उपाधि धारण करते हैं? मुबारक खां जो है वो कौन सी उपाधि धारण करते हैं? शाह की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका कि मुबारक शाह, अब देखिए मुबारक के नाम मुबारक खां था ना, खां में क्या लग गया? शाह लग गया। तो मुबारक शाह का प्रधानमंत्री या मंत्री कौन था? ठीक है ना। मुबारक शाह का वजीर कौन था? तो इसका वजीर जो था सरवर उल मुल्क। कौन था? देखिए बताते हैं हम आपको। मुबारक शाह का वजीर, वजीर मतलब होता है मंत्री। अब मंत्री है ना सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि मुबारक शाह का वजीर कौन था? तो सरवर है कि नहीं, उल मुल्क। अब मंत्री है तो उसको तो भाई सब सर कहबे करेगा, इसलिए याद ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मुबारक शाह का वजीर कौन था? सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क। इसके बाद है यमुना नदी के किनारे, किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने किस नाम से एक शहर की स्थापना किया? अब देखिए एक प्रश्न हम आप लोगों को बताए थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक 100 नगर की स्थापना किए थे, जिसमें सबसे लोकप्रिय उनके लिए जो था वो फिरोजाबाद था। ठीक उसी तरह से मुबारक शाह जो है यह भी एक शहर की स्थापना करता है, जिस शहर का नाम मुबारकबाद रखता है। मुबारकाबाद, मुबारकाबाद, क्या बोलेगा? मुबारकाबाद, यमुना नदी के किनारे। देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न और सीखेंगे हम लोग कि मुबारकाबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। तो यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने किस नाम से एक शहर की स्थापना किया था? मुबारकाबाद, मुबारकाबाद नाम से शहर की स्थापना किया था। आपका अगला प्रश्न है, मुबारक शाह के बाद दिल्ली का राजा कौन बना? मुबारक शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान जो है वह कौन बनता है? वह किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? देखिए मोहम्मद बिन फरीद खां कौन बना है? मोहम्मद बिन फरीद खां आपको मुबारक शाह के बाद बनता है। मुबारक शाह के बाद कौन बनता है? मोहम्मद बिन फरीद खां। और वह दिल्ली के गद्दी पर जो बैठता है वो किस नाम से बैठता है? मोहम्मद शाह। किस नाम से? और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद शाह को कौन सा बादशाह कहा जाता है ना। और ये जो मोहम्मद शाह था ना, बड़े ही मनोरंजक व्यक्ति थे। मनोरंजक व्यक्ति का मतलब हुआ कि आपको आनंदित रहने वाले व्यक्ति, है ना, खुशी रहने वाले व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति समझ लीजिए, है ना। किसी भी बातों पर देखिए कुछ कुछ व्यक्तियों को जो है सो छोटी छोटी बातों पर, जिस पर नहीं भी हंसने वाला है उस पर भी हंस देता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कि अपने आप में मगन रहना, खुश रहना, इसलिए इस गुण के कारण से मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको फिर से सुन लीजिए कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था? मोहम्मद बादशाह को। मोहम्मद बादशाह को। और मोहम्मद बादशाह का ही जो दूसरा नाम है मोहम्मद बिन फरीद खां। क्या नाम है? फरीद खां। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद, देखिए अब बेचारा मोहम्मद शाह मर जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो बनता है वो कौन बनता है? बताइए। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन बनता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन बनता है। ठीक है, चलिए मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आपको अलाउद्दीन बनता है, याद रखना है। तो बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी का क्या नाम था? सही बात है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन बनता है। अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? बताना है आप लोग को कि अलाउद्दीन जो है वो कौन सी उपाधि धारण किए थे। तो अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था ना वो अलग था, याद रखिएगा। और सीधे अगर अलाउद्दीन रहे तो अलग होगा, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन कौन सी उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था?
अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? बताइए। आप लोग को बताए थे कि वजीर का मतलब क्या होता है? वजीर का मतलब मंत्री होता है। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक उसी तरह से आपको वजीर का मतलब भी प्रधानमंत्री होता था। किस काल में? तो मुगल काल में। किस काल में? मुगल काल में। वेरी गुड, मुगल काल में। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन आलम शाह ने, किसने? अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खां की हत्या किससे करवा दी? प्रश्न समझिएगा। अलाउद्दीन आलम शाह जो है, अलाउद्दीन का पूरा नाम है, पहला बात ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन आलम शाह का दूसरा नाम क्या हुआ? सीधे अलाउद्दीन, ठीक है ना। अलाउद्दीन की उपाधि था, उपाधि कौन सा था? तो आपको अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खां की हत्या किससे करवा दिया? अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खां की हत्या जो है बहलोल लोदी से करवा दिया। आइए अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं लोदी वंश में। किस वंश में? लोदी वंश में। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो हमीद खां की हत्या करवा देता है। इस प्रश्न को भी भिया करके रखिएगा आप लोग। अलाउद्दीन आलम शाह हमीद खां की हत्या किससे करवाई थी? बहलोल लोदी से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस शासक की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया? अभी जस्ट देखे थे आप कि सैयद वंश में आपको सबसे अधिक भूमिका जो निभाने वाला व्यक्ति था बेचारा अलाउद्दीन, ये खिजर खां, उसका स्थापना किया था, है ना। और किसके मृत्यु किस शासक की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया था? अलाउद्दीन आलम शाह जो था उसकी मृत्यु के बाद सैयद वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। अलाउद्दीन आलम शाह हमीद खां की हत्या किससे करवा दिया? देखिए अलाउद्दीन आलम शाह भी कम नहीं था, वो हमीद खां को मरवा दिया था। और किससे मरवा दिया था? तो बहलोल लोदी से। अलाउद्दीन आलम शाह जो है किसको मरवा दिया? हमीद खां को। किसको मरवा दिया? हमीद खां को। किससे मरवा दिया? बहलोल लोदी से। बहलोल लोदी जो है वो आपको लोदी वंश का संस्थापक नहीं, सॉरी, लोदी वंश का संस्थापक नहीं, लोदी वंश का शासक था। चलिए, लोदी वंश का संस्थापक आपको बहलोल लोदी ही था, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि बहलोल लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दे कि लोदी वंश का अंतिम राजा कौन था या लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आप याद रखिएगा इसका आंसर इब्राहिम लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। क्या होगा? इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है आपका, तो ये प्रश्न पहले समझ लीजिए। किस शासक की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया? तो अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के बाद जो है इनका सैयद वंश का शासन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश के बाद, किस वंश के बाद? सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन स्थापित हो गया? अब देखिए सैयद वंश के बाद कौन आ रहा है? सैयद वंश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश आता है? तो लोदी वंश आता है ना। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन आ गया? सैयद वंश के बाद लोदी वंश का, ठीक है। इसके बाद जो है लोदी वंश का संस्थापक का भी जस्ट चर्चा किए थे। तो लोदी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? बहलोल लोदी को। और आपका आंसर भी यहाँ पर आ ही गया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और लोदी वंश का अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है कि बहलोल लोदी कब और किस उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर बैठा? बहलोल लोदी जो था वो कब बैठा और किस उपाधि से बैठा? तो देखिए बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में, कब? 1451 ईस्वी में जो है आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और यह जो है किस उपाधि के साथ बैठता है? तो बहलोल शाह गाजी। क्या उपाधि था? बहलोल शाह गाजी। बोलिए, फिर से बोलिए। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से जो है आपको दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। कौन? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक जो थे वो किस उपाधि से बैठे थे? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से बैठे थे। और कब बैठे थे? तो 1451 ईस्वी में बैठे थे। कब बैठे थे? 1451 में। वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य को एक बार फिर दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी? और इस प्रश्न को भी कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को आप लोग भी कीजिए। कह रहा है कि किस राज्य को एक बार फिर से, मतलब जो राज्य पहले दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, फिर से उसी राज्य को जो है तो दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास किया, ठीक है ना। और बहलोल लोदी जब
दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो इसका सबसे प्रमुख चाह, सबसे प्रमुख आकांक्षा, सबसे प्रमुख इच्छा, सबसे प्रमुख कारण कहें, इतने चीज़ों का एक ही आंसर अगर पूछते कि बहलोल लोदी जो दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, उसका महत्वपूर्ण सोच क्या था? तो उसका सोच था कि जौनपुर को, किसको? जौनपुर को फिर से हम दिल्ली सल्तनत में क्या करें? मिला ले। दिल्ली सल्तनत में क्या करें? मिला ले। एक बार प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। किस राज्य को एक बार फिर दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। तो जौनपुर जो जगह था इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाने की इच्छा थी किसको? बहलोल लोदी को। किसको? बहलोल लोदी को। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आ गया ना बात? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, बताइए कि बहलोल लोदी का परम इच्छा क्या था दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद? जौनपुर को जीत करके दिल्ली सल्तनत में फिर से मिला देना। देखिए, पढ़ाई को याद नहीं करना है, समझना है उसको। सीरियल वाइज सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उसको कहानी के तौर पर समझिए, तब जाकर के वो चीज़ याद रहेगा, ठीक है ना? और वो जो सो अधिक दिनों तक आप परीक्षा में जो है सो कहीं भी अगर आएगा परीक्षा में प्रश्न तो आप लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बहलोल, उसको बहलोल लिख दिया है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग, बहलोल कर दीजिएगा, इसको बहलोल लिख दिया है। बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर राज्य को, देखिए प्रश्न में थोड़ा अब दिलचस्प थोड़ा और बढ़ गया, प्रश्न को ध्यान दीजिए। जौनपुर को अपनाना था उसको, देखिए जौनपुर से संबंधित फिर प्रश्न आया। बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर राज्य को, किसको? जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाए जाने के समय वहां का राजा कौन था? समझिए, जौनपुर जो है, देखिए जौनपुर जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का यह एक शहर है और उसको ही मिलाने का आकांक्षा उनको था। किनको था बताइए? बहलोल लोदी को था। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न पर कह रहा है कि बहलोल लोदी दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद उनके मन की सबसे बड़ी मुराद जो थी कि हम जौनपुर को अपना लेंगे, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेंगे। तो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर जो हमला करने के लिए गया तो आपको ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर जौनपुर पर जो हमला करने के लिए गया तो जौनपुर पर किसका शासन चल रहा था, वहाँ का राजा कौन था, ये बात बताना है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए आप लोग, ठीक है? तो जौनपुर का राजा कौन था? हुसैन शाह। कौन था? कौन था? हुसैन शाह था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहलोल लोदी का पुत्र, किसका पुत्र? बहलोल लोदी का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, बहलोल लोदी का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी हुआ निजाम खां। कहने का मतलब सीधा सीधा इतना समझिए कि बहलोल लोदी के पुत्र का क्या नाम था? निजाम खां। या तो जो पुत्र है, खास तौर पर पहले यही होता था, जो पुत्र था वही उत्तराधिकारी बनता था। तो लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता था, ऐसा जनरली होता था, लेकिन किसी किसी को पुत्र नहीं भी है तो वो दूसरे का सहारा लेता था। ठीक उसी तरह से जो है बहलोल लोदी के पुत्र का क्या नाम था? निजाम खां। और ये जो निजाम खां है उनका उत्तराधिकारी भी बन गया है। बात समझ में आ रहा है? तो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? निजाम खां। और निजाम खां कौन था? बहलोल लोदी का बेटा, बहलोल लोदी का बेटा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निजाम खां कब और किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? निजाम खां जो है कब और किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है? तो 17 जुलाई 1498 ईस्वी को, 17 जुलाई 1498 ईस्वी को जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कौन? निजाम खां। और किस उपाधि से बैठा था? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। किस उपाधि से? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। किस उपाधि से बैठा था? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से बैठा था, ठीक है। तो निजाम खां कब और किस उपाधि से बताइए? निजाम खां 17 जुलाई 1498 को, निजाम खां 17 जुलाई 1498 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पर दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। और किस उपाधि से बैठता है तो बताइए? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। इसको ऐसे बोलिए, निजाम खां दिल्ली के गद्दी पर 17 जुलाई 1498 ईस्वी को बैठा। बोलिएगा, निजाम खां 17 जुलाई 1498 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पर बैठा। फिर से बोलिए, और किस उपाधि से बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह। तो अगर आपसे पूछ दे कि निजाम खां की उपाधि क्या थी? सुल्तान सिकंदर शाह। क्या नाम था? सुल्तान सिकंदर शाह उनकी उपाधि थी। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित कर लिया था? अब देखिए, इस प्रश्न को तो पहले अभिव्यय कर लीजिए, क्योंकि बच्चा फंस जाएगा।
वहाँ पर देवगिरी आंसर होगा और सब देवगिरी में लगा देगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का वाला प्रश्न जो है वो अधिक से अधिक पूछने को मिलता है। और ये एक नया प्रश्न फिर से समझिए, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित कर लिया था? तो दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर लिया था। सिकंदर लोदी अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? ठीक है ना। सिकंदर लोदी जो था वह आपको अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था। और आगरा कहाँ है बताइए आप लोग? उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगरा किस चीज के लिए फेमस है बताइए आप लोग? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसके याद में? मुमताज की याद में करवाया था। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, और ताजमहल जो है वो यमुना नदी किनारे अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है, अगर ये भी प्रश्न पूछे कि आगरा शहर को किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने ही बसाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक बार पुनः फिर से समझिए कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया था? आगरा में। आप देखे थे कि फिरोज शाह फिरोजाबाद बसाया था, ठीक उसी तरह से सिकंदर लोदी भी आपको जो है सो आगरा शहर को बसाया और वहीं पर उसको राजधानी भी बना लिया। ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर लिया? आगरा। आइए, अब जो है सिकंदर लोदी ने संगीत के किस ग्रंथ की रचना की? इस प्रश्न को भी आप लोग भी कर लीजिएगा। सिकंदर लोदी ने संगीत के किस ग्रंथ की रचना की है? तो लज्जत ए सिकंदर शाही। बोलिएगा जरा। देखिए, एक बात बता रहे हैं, जब हम छोटे थे ना तो हमारे मतलब बाबा या पापा जब पढ़ाते थे रात को, तो शनिवार को गीत गाने के लिए कहते थे। और जब गीत गाने के लिए कहते थे तो हम बड़ी लजा जाते थे। हम करते क्या थे कि मतलब कि जैसे आप समझेंगे कि अब गीत गाने का बात आएगा तो माने आंगन में चले गए, किसी घर में जाकर कोना वाला घर में सो जाते थे, झूठे कोना बहाना करके। बात समझे कि नहीं? क्यों? हाँ, संगीत से हमको लाज होता था गाने में वहां पर। बात समझ में आ रहा? तो आप याद रख सकते हैं उसी चीज से। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर लोदी ने संगीत के किस ग्रंथ की रचना की? तो लज्जत ए सिकंदर शाही। बोलिएगा। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किया था। यह एक ग्रंथ था जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा रचा गया था। बात कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? बताइए, सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना किया? आगरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है कि नहीं? नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। याद रखिएगा, योगी का नारा है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। बिल्कुल। आगे चलिए। सिकंदर लोदी का पुत्र जो उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। कहने का मतलब साफ साफ ये प्रश्न सीधा ये कहना चाह रहा है कि सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी जो बना है, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी बना है। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना है? सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना? इब्राहिम लोदी। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का पहला शासक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। जब दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा तो उसका सबसे बड़ा आकांक्षा क्या था? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी कब और किस नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा? अब देखिए, इब्राहिम लोदी आ रहा है सिकंदर लोदी के बाद। इब्राहिम लोदी जो है कब और किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है? तो देखिए, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1517 ईस्वी में। और किस नाम से बैठा? इब्राहिम शाह के नाम से बैठा है। इब्राहिम लोदी जो है आपको कब और किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है? 1517 ईस्वी में। बिल्कुल। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रश्न को भी आप लोग भी व्याख्या कर लीजिए। आइए, अब आपका एक महत्वपूर्ण इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध आ गया, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? और किसके साथ हुआ है? तो बाबर के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ है। बात समझ में आ रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और किसके साथ हुआ है? बिल्कुल, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ है। बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पर। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किनके किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और कौन जीता कौन हारा? बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। चलिए अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन मंत्री परिषद में
सर्व प्रमुख कौन होता था? देखिए, सल्तनत काल में मंत्री परिषद जो होता था और उसका प्रमुख जो होता था कौन होता था? वजीर। अब बताए थे कि सल्तनत काल में जो वजीर होते थे उसका अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो जब ये प्रधानमंत्री है तो सबसे प्रमुख होगा कि नहीं होगा? इसलिए याद रखिएगा कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद में सबसे प्रमुख कौन होता था? वजीर होता था। अब आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में वजीर के जो ऑफिस होते थे, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है ना, उसी तरह से सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को दीवान ए विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए विजारत। सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता था? बिल्कुल। सल्तनत काल में जो प्रधानमंत्री होते थे उसके ऑफिस को दीवान ए विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए विजारत। बिल्कुल। आइए, सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः किस विभाग का प्रधान होता था? सल्तनत काल में वजीर जो होता था वो किस विभाग का प्रधान होता था? तो राजस्व विभाग का। वजीर जो होता था वो किस विभाग का प्रधान होता था? और राजस्व का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, टैक्स, कर, भूमि के बदले में जो कर दिया जाता था उसको राजस्व कहा जाता है। ठीक है ना? तो वजीर जो होता था वो आपको राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में राजकीय आय और व्यय का लेखा जोखा, मतलब राजकीय मतलब राज्य में जो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला मंत्री होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उसको हम लोग मुशरीफ ए मुमालिक कहते थे। क्या कहते थे? क्या कहते थे? देखिए, अब आय और व्यय, आय व्यय का मतलब होता है मतलब आमदनी और खर्चा। तो आमदनी और खर्चा के बारे में हम लोग किसी शरीफे आदमी को न देंगे। ऐसा तो नहीं इसके जैसे बेईमान को दे देंगे। मान के चलिए, अब 5 रुपया देंगे, 100 पैसा खर्चा कर देगा अपने काम में, कहेगा कि इसी काम में खर्चा हुआ है। कहने का मतलब हम लोग आय और व्यय का लेखा जोखा किस मंत्री को करेंगे? तो जो शरीफ होगा। तो इसलिए याद रखिए कि आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला मंत्री जो होता था उसको क्या कहते थे? तो मुशरीफ ए मुमालिक। मुशरीफ ए मुमालिक। मुशरीफ ए मुमालिक। बात समझ में आ रहा है? सल्तनत काल में वजीर जो होता था किस विभाग का प्रधान होता था? राजस्व विभाग का प्रधान होता था। और सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता था? दीवान ए विजारत। क्या कहा जाता था? बिल्कुल। तो इससे आगे हम लोग अगले टॉपिक अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।